नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज जरा यह समझने की कोशिश करेंगे कि सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां पर हलफनामा दाखिल करने की जरूरत क्यों पड़ गई। उन्होंने क्या जवाब दाखिल किया है, जरा इसको जानेंगे। दूसरे, एक बहुत अहम मुद्दा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंचे हैं, वो तो है ही। इसके अलावा अमेरिका ने जो भारत के साथ ट्रेड डील हुई है उसकी डिटेल जारी की है। इधर भारत में भी पीयूष जैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब अलग अलग चैनलों पर वो इंटरव्यूज देकर के ट्रेड डील की डिटेल बता रहे हैं। इतना डिटेल बता करके लोगों को समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी ये सब रायता फैलाने के फेर में हैं। उसी तरीके से जैसे 3 कृषि कानूनों को इन्होंने काले कानून बता करके रायता फैलाया था, इस बार भी कह रहे हैं किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है इस ट्रेड डील में। तो पीयूष गोयल ने वैसे तो स्पष्ट कर दिया कि किसानों के डेयरी उद्योग के सारे हित संरक्षित हैं। सारी फसलों के नाम बता दिए कि ये प्रवेश भी नहीं करेंगी भारत में। इसके बावजूद विपक्ष का दुष्प्रचार और झूठ तो जारी है। फिर एक चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के भी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का मुंबई में एक संवाद कार्यक्रम था। उसमें भाग लेने के लिए प्रसून जोशी, चलो प्रसून जोशी का समझ में आता है, सुभाष घई, वो भी कुछ हद तक समझ में आता है, पर सलमान खान भी उनका उद्बोधन सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। तो सलमान खान क्यों पहुंचे हैं संघ प्रमुख का भाषण सुनने के लिए, जरा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा रामदास जी जुड़ गए हैं और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। तो बाबा जी, हाँ प्रणाम। बाबा जी, आपकी समझ में आ रहा है कि ये सलमान खान, सुभाष घई, प्रसून जोशी संघ प्रमुख का उद्बोधन सुनने के लिए मुंबई के कार्यक्रम में पहुंचे? ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा है देश में, या गलवान पर सलमान खान की एक मूवी आने वाली है इसलिए उनको दर्शक चाहिए, इसलिए संघ प्रमुख के कार्यक्रम में पहुंचे हैं? सर बिल्कुल आपने एकदम सही पकड़ा है। ये आपको याद होगा कि ये जितने भी फिल्म सितारे हैं वैसे तो कहीं जाने के पैसे लेते हैं इधर। एक बार आपको याद होगा ये दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंच गई थी और वहां पे बताया गया था कि पैसे देके बुलाई थी। अभी अभी हमारे यहाँ रिसेंटली हमारे यहाँ नोएडा में ही रेसलिंग की लीग हुई है, प्रो लीग रेसलिंग की। उसमें वो एक दिन उसको बुला रखा था, क्या नाम, सारा अली खान को। तो उसके जो आयोजक थे, मैं उनके साथ बैठा था, मैंने पूछा कितने पैसे दे के बुलाइए ये, तो हंसने लगे। तो सर ये तो बिना पैसे दिए कहीं जाते नहीं, और पैसे दे दे तो ये शादियों में ठुमके लगाने पहुंच जाते हैं, मैयत में, आजकल मैयत में भी जा रहे हैं। तो सर गलवान वाली फिल्म आ रही है, और गलवान फिल्म जो है वो एक बार डिले हो चुकी है, क्योंकि जो वो थी ना अपनी धुरंधर, वो सारा स्पेस खा गई, सारे दर्शक वो खा गई, और उसने मूड बदल दिया। अब धुरंधर 2 रिलीज होने वाली है मार्च में, तो सलमान खान को अपनी फिल्म की रिलीज की डेट्स नहीं मिल रही थी, और जो ईद पे धुरंधर के बाद रही सही कसर बॉर्डर 2 ने निकाल दी। बॉर्डर 2 ने निकाल दी। तो सर वो ईद जो कि इसका फिक्स स्लॉट होता था, उस पे उसको अपनी रिलीज टालनी पड़ गई।
और धुरंधर 2 के बारे में लोग कह रहे हैं कि भैया वो धुरंधर 1 से भी बड़ी सुपरहिट साबित होगी। सर बात यह है कि इनको सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। और देखिए हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, ये वहां बिना बुलाए गया या जैसे भी इसने वहां पे कार्यक्रम में घुसने का हासिल किया होगा। और आज मैं आप वो जो न्यूज आइटम है वो पढ़ रहा था, बता रहे थे कि वहां पे लोग जो है कार्यक्रम छोड़ के इसके पीछे दौड़ पड़े जब ये घुसा वहां, और इसके साथ फोटो और सेल्फी खिंचाने वालों की भीड़ लग गई, वहां कार्यक्रम में अव्यवस्था फैल गई। तो मैंने कहा संघ प्रमुख के कार्यक्रम में भी इतने नॉन सीरियस दर्शक श्रोता होते हैं कि वो संघ प्रमुख और संघ के कार्यक्रम और उनके लेक्चर्स को छोड़ के एक सस्ते सतही फिल्में बनाने वाले फिल्म स्टार के तरफ फोटो खिंचाने के लिए दौड़ पड़े। सर इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन क्या होगा। खैर आ रहे हैं साहब, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। बाकी मुझे तो लगता है कि फिल्म लाइन के जितने भी लोग आ रहे हैं इनका सर कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। इनका हृदय परिवर्तन सिर्फ फ्राइडे को होता है, जिस दिन इनकी फिल्म रिलीज होती है। उसके बाद ये फिर जो है, और अब इनको एक बात समझ में आ गई कि भैया दर्शक का जो मिजाज है ना सर भारत में, वो चेंज हुआ है। लगातार राष्ट्रवादी कलेवर की राइट विंग नैरेटिव की फिल्में लगातार हिट हो रही हैं। तो इनको एक बात समझ में आ गई है सर, इनको तो ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से एक फिल्मी सफलता का फॉर्मूला खोजती है और उसके पीछे दौड़। उड़ी हिट हुई थी तो उसके बाद इनको लगा, उधर कश्मीर फाइल्स हिट हो गई थी, अब धुरंधर हिट हो गई है, तो इनको लगा कि यार राष्ट्रवादी तड़का अगर डाल दिया जाए तो फिल्म चल जाती है। गलवान इसीलिए बनाई गई है। गलवान इसीलिए बनाई गई है। तो सर अभी ये फॉर्मूला चल रहा है तो फिल्में बन रही हैं, कल को कोई नया फॉर्मूला आ जाएगा तो वो चलने लगेंगी। तो सर बॉलीवुड वाले तो किसी के सगे नहीं है और इनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। ये तो सिर्फ सफलता का फॉर्मूला खोजने वाले लोग हैं, इनको किसी नैरेटिव से कोई मतलब नहीं है। जी वीरेन जी, अभी बाबा जी ने जिक्र किया कश्मीर फाइल्स का, इसके अलावा द केरल स्टोरी और एक बंगाल पर भी आई थी, उन्हीं विवेक रंजन अग्निहोत्री की, इधर धुरंधर और बॉर्डर 2। इन सारी फिल्मों की कामयाबी, कल जो बंगाल पर बनी वो तो फ्लॉप हो गई, पर बाकी सारी सैकड़ों करोड़ रुपया का बिजनेस किया है और धूम मचाई है सिनेमा में। उस समय बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा पार्ट या तो उसको सांप सूंघ गया था या वो आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ गए थे। उन्होंने ट्वीट करना, प्रशस्ति करना तक मुनासिब नहीं समझा, बल्कि धुरंधर पर तो AR रहमान से लेकर के नसीरुद्दीन शाह और तमाम दूसरे लोगों की एडवर्स टिप्पणियां आई और यहां तक कहा गया कि इससे जो हारमोनी है वो प्रभावित होगी। कौन सी हारमोनी की बात कर रहे हैं? जो उदयपुर में कन्हैया का गला रेता गया था उसकी बात कर रहे हैं या कौन सी की, यही लोग जाने। लेकिन जब भी जो ये अतिवादी हैं, आतंकवादी हैं या धर्म परिवर्तन करने वाला जिहादी गैंग है, उस पर जब प्रहार होते हैं सिनेमा के जरिए, तो इनकी नानी क्यों मर जाती है? देखिए, आप जो यात्रा सलमान खान की संघ के कैंप में या शिविर में जो भी कार्यक्रम में संघ के जो उनकी शिरकत है या उनका पार्टिसिपेशन है, ये एक एंटी क्लाइमेक्स है। ये बहुत अच्छा, इसका कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं संघ प्रमुख के कुछ पुराने बयानों की अगर आपको याद दिलाऊं तो उसका लोगों को मतलब समझ में नहीं आया जब वो कह रहे हैं कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब इसका इसका अर्थ क्या है? कभी उन्होंने कहा कि जाति जो है पंडितों ने बनाई, फिर एक उनका बयान की क्लिपिंग मेरे सामने रखी है संघ प्रमुख की कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व भी नहीं बचेगा। तो ये सब जो बयान आते हैं ये किस संदर्भ में वो देते हैं ये हमें समझ में नहीं आया। और धुरंधर के बाद जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम ने जो एक बढ़त हासिल की है,
कश्मीर फिल्म में एक डायलॉग था प्रोफेसर मैनन जेएनयू की कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो धुरंधर ने ये दिखाया था कि सरकार भी हमारी है और अब सिस्टम भी हमारा है। और आपने देखा कि जो है केवल राम गोपाल वर्मा, जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही डिजास्टर है। और डिजास्टर उन्होंने पॉजिटिव सेंस में कहा था कि क्या ऐसी फिल्म भी बन सकती है, ये बात उन्होंने कही थी और उन्होंने फिल्म की बहुत प्रशंसा की थी। और बॉलीवुड के इतिहास में ये पहली फिल्म है जो भारत के ही डोमेस्टिक मार्केट में 1000 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर चुकी है और टोटल ग्लोबल सर्कुलेशन उसका कलेक्शन उसका 1300 करोड़ है और अभी वो नेटफ्लिक्स पे चल रही है और पाकिस्तान में भी वो बहुत हिट है फिल्म। नेटफ्लिक्स के आने के पहले भी पाकिस्तान में 20 लाख से ज्यादा लोग उस फिल्म को देख चुके थे और उस फिल्म ने कड़ा प्रहार किया था पी चिदम्बरम के ऊपर। नाम लिए बगैर ये बताया था कि 2005 में वित्त मंत्री कौन था और उसी ने जो जो खनानी ब्रदर्स हैं कराची के, जो नकली नोट छापते थे भारत के, उन तक 1000 और 500 रुपए की प्लेटें कैसे पहुंची। उस फिल्म में कड़ा प्रहार है यूपी की सपा समाजवादी पार्टी के ऊपर कि 2005 में जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो कहता है कि हम कराची के क्रिमिनल गैंग को हमने इन्फिल्ट्रेट कर लिया, लेकिन ईस्टर्न यूपी की गैंग को हम इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाए। और उस फिल्म में उन पर भी कड़ा प्रहार है जो लोग नोटबंदी पे सवाल उठाते थे, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। इस साल नवंबर 8 को नोटबंदी के 10 साल पूरे हो जाएंगे और धुरंधर 2 की खबर ये थी कि वो ईद में लॉन्च होगी। तो अब रमजान तो शायद 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और ईद इसका मतलब जो है वही 17-18 मार्च को होगी। तो और इसी धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो चुका है और उसमें अब की लश्कर तैयबा के जो जो भारत का बदला है उसकी बात दिखाई गई है। तो ये फिल्म पहली वाली से ज्यादा धमाकेदार होगी। और गलवान 2 की रिलीज सलमान खान ने टाल दी थी इसीलिए, धुरंधर की वजह से, धुरंधर 2 की वजह से। अब आज उनका और भारत में जब भी कोई घटना होती है तो स्वाभाविक है लोग उसको एक संदर्भ में देखेंगे। तो जैसे आपने संदर्भ खोजा कि सलमान खान की गलवान 2 फिल्म रिलीज होने वाली है, अभी उसका शेड्यूल नहीं आया है और वैसे भारत में परंपरा है ईद पे फिल्में बहुत रिलीज होती हैं। तो संघ प्रमुख के बयान जो है हमें और उनके तमाम जो उनके नीति के निर्णय होते हैं वो लोगों के समझ में नहीं आते हैं, वो क्या कह रहे हैं। 2015 सितंबर में बिहार का चुनाव था, उन्होंने आरक्षण के खिलाफ बयान दे दिया था, आपको याद होगा। तो ये सब उनका लगातार चल रहा है और तो अब देखते हैं कि वहां पे सलमान खान भाषण भी दिया, मुझे नहीं जानकारी है या नहीं संघ नहीं नहीं प्रमुख क्या नहीं बोल नहीं, रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सलमान खान को वहां भाषण देने के लिए थोड़ा बुलाया गया। सलमान खान जो है वो केवल हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए वहां गए हैं, क्योंकि उसकी गलवान फिल्म आने वाली है। संघ अरे प्रमुख वो के तो कार्यक्रम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि किसी बाहर के आदमी को बुला करके भाषण दिलवाया जाए या उसको उस तरीके संघ से। प्रमुख क्या बोलते हैं उनके बारे में ये भी देखना होगा। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में बोले होंगे। उनका जो कार्यक्रम होता है या जो उनका जो विषय होते हैं वो उसी विषय पर बोल करके चीजों को खत्म करते हैं और लोगों के प्रश्न आमंत्रित करते हैं। जो संवाद का कार्यक्रम चल रहा है उसमें कोई सलमान खान की भाषण से कोई शिक्षा लेने की उनकी मंशा नहीं रही होगी, बल्कि बहरहाल उल्टा है। लोगों की निगाह रहेगी कि सलमान वहां पे खान संघ प्रमुख क्या बोलते हैं। सलमान खान अपने प्रमोशन के लिए वहां गए हैं, बस इतना ही समझ में आना चाहिए। नहीं, इससे लेकिन ज्यादा अगर सलमान खान को संघ के प्लेटफॉर्म को यूज करने का मौका दिया जा रहा है तो ये भी एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। कोई भी जा सकता है संघ प्रमुख के इस तरह के संवाद कार्यक्रम में। तो उसमें सलमान खान भी है, उसमें प्रसून जोशी भी है, उसमें सुभाष घई भी है। पर मेरा विषय ये था कि वो वहां गए क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको कोई निमंत्रण पत्र भेज करके बुलाया गया हो। उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, केवल हिंदुओं का मन जीतने के लिए। उनकी बिल्कुल मजबूरी है। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। हम्म। तो बाबा जी अगले विषय पर बढ़ते हैं। सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है
21 फरवरी को अब इसमें सुनवाई होनी है। और मसला क्या है? 1968 में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी कर ली थी, यानी इंदिरा गांधी की बहू बन गई थी। लेकिन भारत की नागरिकता लूं या ना लूं, इसमें 1.5 दशक निकाल दिया उन्होंने। 1983 अप्रैल 30 में जाकर के उन्होंने भारत की नागरिकता ली। लेकिन उससे पहले 1980 में वो भारत की मतदाता बन चुकी थी, यानी घुसपैठियों की तरह उनका मतदाता पहचान पत्र बन चुका था। तो एक याचिका दाखिल की गई जिसमें यह पूछा गया कि क्या सोनिया गांधी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर मतदाता पहचान पत्र बनवाया था, क्योंकि भारत की नागरिक तो वो थी नहीं। संभवतः उस समय कोई बवाल हुआ होगा, मेरे संज्ञान में नहीं, या कुछ सवाल उठे होंगे और 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से ड्रॉप कर दिया गया। और 1983 में अप्रैल में जब वो नागरिक बनी, उसके बाद फिर से उनका नाम मतदाता सूची में लाया गया। तो ये जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो नागरिक बनने से 3 साल पहले ही मतदाता सूची में आ गई थी, उसको लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले तो सितंबर 2025 में जो मूल याचिका थी उसको खारिज कर दिया था, लेकिन फिर रिवीजन याचिका लगाई गई, उसको एक्सेप्ट करके सोनिया गांधी को बाकायदा, और शायद चुनाव आयोग को भी इसमें नोटिस इशू किए गए। तो आज सोनिया गांधी ने उसमें जवाब दाखिल किया है। क्या किया है, क्या तर्क दिए हैं, ये तो 21 फरवरी को पता लगेगा। लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं इस परिवार की। सर ये जो परिवार है ना, ये पूरी तरह थेथर, हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वर्ड होता है थेथर, तो ये थेथर है सर। मुझे आपने बताया कि 68 में शादी हो गई थी, मतलब 57 साल हो गए शादी हुए सोनिया गांधी को और भारत में मलाई खाते हुए। आज तक इस महिला ने न हिंदी लिखना सीखा, न पढ़ना सीखा, न बोलना सीखा। आज भी ये रोमन में इसको लिख के दी जाती है, हिंदी का तो भी ये भाषण देख के पढ़ती है। ये तो इसका भारत प्रेम है। 1980 में वो जमाना था जब सब इंदिरा जी, इनकी जो सास जी थी, उनका जलवा था। और पूरा का आज ये बोलते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वो पूरा बिक चुका है, पर जितना तब बिका था उतना तो कभी बिक ही नहीं सकता। मीडिया समेत पूरी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, सब इंदिरा जी की गुलाम थी। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा तभी तो लगा था सर। और तब पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, यहां तक कि एक फोन पे जब 45 करोड़ रुपया आ जाता था, उस जमाने का 45 करोड़, ये 45 लाख आया था शायद, वो कौन सा एकमात्र फोन कर देने से स्टेट बैंक ने पैसा भेज दिया था। तो सर बात यह कि वो तो सोनिया गांधी जब नागरिक बने बिना वोटर लिस्ट में आ गई थी, तब तो इंदिरा गांधी के सामने सवाल उठाने वाला राहुल गांधी के सामने कोई, सॉरी, संजय गांधी के सामने कोई था ही नहीं। ये तो भला हो कि अब सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया की वजह से ऐसी चीजें सामने आने लग गई हैं, नहीं तो मीडिया तो आज भी दबा देता है इन चीजों को। और आप देख लीजिए ना कि आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट इस परिवार के खिलाफ कोई याचिका सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हमें किसी कानून को मानने की जरूरत ही नहीं है, हम तो कानून से खुद को ऊपर है। जैसे वो नेपाल का राजा होता है, वो विष्णु जी का अवतार है और उसके ऊपर कोई एफआईआर या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता नेपाल में। तो इसी तरह ये भी अपने आप को तो राजा ही समझते हैं कि हम तो कानून से ऊपर है।
और आज की भी याचिका में ऐसा बताया गया है कि उन्होंने जो हलफनामा दिया उसमें कहा कि साहब ये नागरिकता तय करने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय को है और उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन का क्या, और अभी एसआईआर में भी सर यही सेम ये इन्होंने सारी क्वेरीज रेज की हैं कि कोई आदमी नागरिक है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए नागरिकता के आधार पर इलेक्शन कमीशन को किसी का नाम वोटर लिस्ट से काटने का अधिकार ही नहीं है। ये उसका डोमेन ही नहीं है, या उसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। ये लोग इस पे जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं कि एसआईआर का अधिकार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि साहब मेरा काम ही एक है वोटर लिस्ट बनाना और वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराना, और वोटर का सबसे बड़ा जो अर्हता है वो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो मैं किसी गैर नागरिक को कैसे बना दूं वोटर लिस्ट में, वोटर बना दूं? तो सर ये तो कानूनी लड़ाई है, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट जानबूझ के इन मुद्दों को उलझा रहा है, जानबूझ के लंबा कर रहा है। ये तो ओपन एंड शट केस है सर। अरे भैया जब 1983 में तुम नागरिक बनी हो तो 1980 में तुमने एक गैर कानूनी काम किया था, तुम्हारी सास का जलवा था। राउज एवेन्यू कोर्ट में है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जी। चलिए अगले विषय पर बढ़ते हैं। वीरेन जी, अमेरिका के ट्रेड व्यापार मंत्रालय है, जो ऑफिस है, उसने एक नक्शा जारी किया है जी। वैसे तो इसकी डिटेल जारी की है कि जो ट्रेड डील हुई है इसमें क्या क्या होगा, डिटेल जानकारी दी है। इसी तरह पीयूष गोयल साहब ने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जानकारी दी है। और वो सारे कंफ्यूजन जो एक रायता फैलाने के रूप में कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल करना चाहते थे, वो एक तरीके से उन्होंने उसका खंडन कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसानों के साथ या डेयरी उद्योग के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, वो संरक्षित है। हम पहले भी कहते रहे, आज भी कह रहे हैं। उस नक्शे में पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान और जो चीन के कब्जे वाला इलाका है उसको भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है, भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इससे पहले अमेरिका जो नक्शा जारी करता रहा अलग अलग समय पर, उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार संपूर्णता में ये पूरा इलाका भारत का ही दिखाया गया है, पाकिस्तान या चीन का नहीं। क्या है ये? जहां तक मेरी छठी इंद्री कह रही है उसका ये है कि अमेरिका इसमें भी कुटिलता दिखा रहा है कि चीन से भी भिड़वा दो भारत को, और चीन और भारत के साथ भी तनाव पैदा कर दो। और खैर भारत की तो पाकिस्तान की तो औकात नहीं है कि वो भारत के साथ किसी तरीके से सींग उलझाए। जब वो सींग उलझाने की कोशिश करता है तो क्या हाल होता है वो हमने और आपने देखा है। आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों से निवेदन कर दूं कि आप लाइक का बटन दबा दें और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, और अगर चाहें तो आज मुझे जन्मदिन की बधाई भी दे सकते हैं, शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। मेरा 65वां जन्मदिन है। अच्छा, मेरी ओर से आपको यौम विलादत की बहुत मुबारकबाद। नमस्कार। यौम पैदाइश नहीं, यौम विलादत। देखिए तो ऐसा है चौधरी साहब, ये जो अमेरिका ने आज किया है ये कोई नई बात नहीं है। ये डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसे ही मैसेजिंग होती है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जी हाँ जी। तो डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसे ही मैसेजिंग होती है। और आप अगर याद करिए अप्रैल में जो अप्रैल 2020 में जो भारतीय सेना और चीन का जो इंकर्जन हुआ था और जो झड़प हुई थी, उसमें भारतीय सेना के 18 या 20 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई थी। एक कर्नल साहब का भी जो है उसमें जो है उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद से लगातार जो वामपंथी लॉबी है वो चाहती है कि चीन और भारत की भिड़ंत हो जाए और भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, अमेरिका को इंटरवीन करने का मौका मिले और नरेंद्र मोदी से हमको मुक्ति मिले। तो ये जो आपने कुटिलता कही है वो ठीक है अपनी बात जगह, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में मैसेजिंग इसी तरीके से होती है। और ये वार्निंग भी है पाकिस्तान को।
पाकिस्तान को तो कहा जाता है ना हीरा मंडी स्टेट है ये। तो ये हीरा मंडी को ये वार्निंग है कि जो तुमने जो है जो तुमने अमेरिका का साथ छोड़ करके जो चाइना का के पाले में चले गए हो, और जो 68-70 बिलियन डॉलर जो चाइना ने इन्वेस्ट किया है सी पैक कॉरिडोर में, चाइना इकोनॉमिक चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बलूचिस्तान में है, जो जो गैस एक्सप्लोरेशन है, पोर्ट बनना है, एयरपोर्ट है, थर्मल पावर प्लांट है, बड़ा मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसको पाकिस्तान में कहा गया था वो गेम चेंजर है। तो चाइना का जो सीपैक तो लगभग नॉन स्टार्टर है, चाइना का पैसा वो डूब रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प लगातार चाइना पे दबाव बना रहे हैं, और चाइना को जो चीप क्रूड ऑयल सप्लाई का जो सोर्सेस थे एक के बाद एक उसको प्लग कर रहे हैं, पहले वेनेजुएला को किया, अब वो ईरान पे दबाव बना रहे हैं, ईरान से भी बहुत हैवी डिस्काउंट पे चाइना को क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो चाइना को लगातार घेरने की कोशिश है। तो ये मैसेज चाइना को भी है और ये मैसेज जो है पाकिस्तान को भी है, और हमें बहुत ज्यादा इसमें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। जब जब भी पीओजे के हमको लेना होगा, हम अपने बल पर लेंगे। हमको मालूम है कि हमें किसी की इसमें कोई सहायता नहीं मिलेगी, न चीन की ना अमेरिका की, जब हमारे पास। लेकिन एक बात मैं जानता हूं जो बहुत स्पष्ट है, जैसे जैसे भारत का जियो पॉलिटिकल क्लाउड स्टेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे मिलिट्री माइट इंडिया की बढ़ रही है, लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसी अनुपात में पाकिस्तान और बांग्लादेश की एज ए नेशन स्टेट जो आयु है वो कम होती जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान को 1947 में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स ने इस नियत से क्रिएट किया था कि सोवियत रशिया में कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित हो चुकी है, कम्युनिस्ट मजबूत हो गए थे चाइना में भी। तो उनको ये अंदेशा था कि अगर ये कम्युनिस्ट ताकतों को के लिए अफगानिस्तान को रौंद करके पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में घुसना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। तो पूरे अगर भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर कम्युनिस्ट सत्ता कायम हो गई, तो वो वेस्ट एशिया में भी घुसेंगे ईरान के रास्ते। तो इस संभावना को रोकने के लिए उन्होंने अपना एक मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया था पाकिस्तान। यानी उसमें उन्होंने भारत का नॉर्थ वेस्ट का इलाका काटा, पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और फ्रंटियर प्रोविंस जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और ईस्ट बंगाल में काटा उन्होंने, जो आज वह बांग्लादेश बन चुका है। तो अब पाकिस्तान की जो उपयोगिता अमेरिकन ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स के लिए जो थी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस, अब वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब अमेरिका का सारा इंटरेस्ट है बे ऑफ बंगाल में कैसे कंट्रोल स्थापित किया जाए, बे ऑफ बंगाल में कैसे अपनी हेजीमोनी प्रभुत्व को स्थापित किया जाए, जहां उसका संघर्ष चाइना से है। शेख हसीना वाजिद ने अगस्त 2024 में हटाए जाने के बाद ये कहा था कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड में कब्जा चाहता है, अपना बेस चाहता है, मैंने दिया नहीं, इसलिए मेरा तख्ता पलट कर दिया गया। और इंडिया जिस तेजी से अंडमान निकोबार और उसके बगल में जो मलक्का स्ट्रेट है, जो कि चाइना का जो मार्टाइम ट्रेड है, जो उसका समुद्री व्यापार है, उसका क्रूड ऑयल 2/3 वहीं से आता है, और उसको कहा जाता है कि वो एक चोक पॉइंट है, इंडिया चाइना की इकोनॉमी को चोक कर सकता है। और अंडमान में इस समय नेवल बेस बन रहा है, एयर बेस बन रहा है, थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, टाउनशिप बन रही है, और इसका सबसे ज्यादा विरोध भारत से हो रहा है। सोनिया गांधी अंग्रेजी अखबारों में लेख लिख रही हैं, हिंदू में जयराम रमेश भी लिख रहे हैं। जयराम रमेश का ट्विटर थ्रेड जाकर देख लीजिए, वो अंडमान निकोबार के नेवल बेस, एयर बेस को बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, कि इट विल बी एन एनवायरमेंट डिजास्टर। तो चाइना के लिए बैटिंग तो कांग्रेस कर ही रही है, ये आपको मालूम है। तो ऐसे इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, और जिस तरीके से भारत जो है अपना जो जो चिकन नेक जो जो सपना है सर्जिल इमाम का कि उसको हम काट देंगे, तो अभी जो कल ही घोषणा हुई है कि भारत जो है 4 लाइनों का अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क बना रहा है, 40 किलोमीटर लंबा, ताकि हमें रोड पे निर्भरता ही समाप्त हो जाए। तो उसमें क्वाड्रुपल रेल ट्रैक होंगी, पैरेलल चलेंगी 4 लाइनें, जो जो कल घोषणा हुई है। तो इस सब के कॉन्टेक्स्ट में जो जो अमेरिका का ने जो ये नक्शा आज जो पब्लिश किया है, वी शुड टेक इट वेरी कॉशियसली। ये हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा
प्रसन्न होने की चीज नहीं है। पाकिस्तान पीओजे जब हमको लेना होगा हम अपनी ताकत से लेंगे, हमें अमेरिका से मदद थोड़ी लेनी है। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति ये है, ये बिल्कुल दीमक का खाया हुआ मॉथ ईटन नेशन स्टेट है। और जो जो कभी 1857 के पहले कहा जाता था दिल्ली के मुगल बादशाह के बारे में, बादशाह आलम लाल किले से पालम, तो आज पाकिस्तान की सत्ता जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो मिलिट्री का जनरल हेडक्वार्टर तक सिमट के रह गई है। आज पाकिस्तान का नियंत्रण न तो बलूचिस्तान में है, न खैबर पख्तूनवा में है। अब तो इस्लामाबाद में कल जो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद भी अब तो पाकिस्तान के आम लोग कह रहे हैं कि ये शिया मस्जिद में ब्लास्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद मुनीर ने करवाया है, ताकि वो एक देश में क्राइसिस की स्थिति पैदा करके अपने खिलाफ जो भी उसके जो असंतोष को वो खत्म करना चाहता है, वो चाहता है कि देश देश सारा इस मुद्दे पे उसके पीछे हो जाए। तो ये जो चाइना ने किया है, ये जो मैप पब्लिश हुआ है, अमेरिकन के अपने कैलकुलेशंस होंगे, लेकिन हाँ, जी। अगर ये भारत के पक्ष में है, वी आर हैप्पी बाय दैट। लेकिन हम जो है हम इतने भी हम पसंद नहीं है कि हम इस पे नृत्य करने लगे। पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान में और जो सक्षम वैली है, उसमें जो करना है भारतीय सेना को करना है, भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप को करना है, सही समय पे करना है। और ये कब होगा, ये निर्णय करना है प्राइम मिनिस्टर को, देश की मिलिट्री लीडरशिप को। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इसमें वार्निंग सिग्नल है। मलेशिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम साहब, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। वहां की कुछ तस्वीरें हैं, उनका जिस तरीके से भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। हजारों कलाकारों ने कार्यक्रम पेश किए हैं। इसके अलावा भी 2 फोटो कम से कम आए हैं। एक वहां के प्रधानमंत्री उनको एयरपोर्ट पर विमान के नीचे रिसीव करते हुए, रेड कारपेट बिछा हुआ है। और दूसरा, जो आजकल कार डिप्लोमेसी चल रही है, पुतिन साहब के हाँ, साथ भी देखी है हमने, दूसरे कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी देखी है। एक ही कार में बैठकर के दोनों डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री ने बताया है वहां के लोगों को भी और दुनिया को भी कि मुझे तो मलेशिया समिट में आना था, पर मैं नहीं आ पाया हूं, और अब समय निकाल करके आया हूं। और क्यों नहीं गए थे, जरा ये तो जब हम सोचते हैं तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचने वाले थे, और उस समय अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते कोई बहुत बढ़िया नहीं थे। ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे थे और मोदी जी उनको अवॉइड कर रहे थे, तो तब नहीं गए। यूएन काउंसिल को संबोधित करने नहीं गए, गाजा पीस समिट में नहीं गए, और जब कनाडा में थे G7 में, तो ट्रंप साहब ने कहा था वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए, तब भी नहीं गए थे। और उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका और ट्रंप साहब झुके हैं। जो शर्तें वो थोपना चाहते थे ट्रेड डील में, वो पीछे कदम लिया है उन्होंने, और अब प्रधानमंत्री मलेशिया गए हैं। जी बाबा जी, कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को? और एक और घोषणा वहीं के प्रधानमंत्री ने की है कि जल्दी ही मलेशिया में भी अब यूपीआई शुरू किया जाएगा, यानी भारत के यूपीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म की अब दुनिया में धूम मच रही है। सर, मुझे वो दिन याद है जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर और यूसीसी एनआरसी के मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत के खिलाफ स्टैंड लिया था। वो तुर्की और महातिर मोहम्मद वो महातिर महातिर मोहम्मद मोहम्मद थे। हाँ, और वो हट जब चुके। हाँ, तो जब मोदी जी ने चूड़ी टाइट की थी पाम ऑयल वाली, तो तुरंत जो है मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो घुटनों के बल आ गई थी। तो इस बार भी मैंने सुना है कि बहुत सारी ट्रेड डील्स वहां भी साइन होने जा रही हैं, व्यापार। और अभी जो उनका लगभग बताया जाता है कि कोई $20 बिलियन का व्यापार है टोटल, जिसमें हमारा जो आयात है वो लगभग $12.5 बिलियन का है और निर्यात शायद 7.5 का है। तो कोई
जो ये व्यापार घाटा है इसको पाटने की मोदी कोशिश करेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब जो मतलब सेमीकंडक्टर्स और बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह में बहुत स्कोप है मलेशिया के साथ व्यापार का। तो मोदी जी वो सारे तमाम व्यापारिक समझौते करने के लिए, भाई मोदी जी तो सबसे बड़ी बात है कि वो तो पहले बिजनेस देखते हैं, उनका जो भी जाना होता है वो तो बिजनेस डील करेंगे या फिर सामरिक जियोपॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे इस यात्रा से। तो निश्चित रूप से सर ट्रेड डील्स तो होनी ही है, और जो व्यापार घाटा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और व्यापार बढ़ेगा मलेशिया से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो धुंध छटी है और जो संबंधों में सुधार हुआ है वो भी एक निश्चित रूप से इट इज अ पॉजिटिव स्टेप, और इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली ये यात्रा साबित होगी। कांग्रेस वाले जो है हमेशा मोदी जी की आलोचना करते हैं कि उनको लगता है कि उनका युवराज देश दुनिया में घूमने जाता है, रहस्यमयी यात्राएं करता है, एक एक महीना गायब रहता है, और यहाँ मोदी जी जो है वो तो भैया इतना बड़ा डेलीगेशन लेके साथ गए हैं, और एक एक मिनट उनका जो है बिजी रहता है, और वो जो है विभिन्न व्यापारिक समझौतों में बिजी रहेंगे उनकी पूरी टीम। तो एक व्हाट्सएप मलेशिया की यात्रा पर हमारे यहाँ के एक और नेता भी गए थे पिछले दिनों, आपको ध्यान होगा, उनके फोटो वोटो निकले थे कुछ, और वो कोई हाफ निक्कर वगैरह पैंट वगैरह पहन करके किसी दुकान पर लाइन में लगे हुए थे, लोगों को पता भी ना लगता अगर कोई उनकी तस्वीरें ना उतारता। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं, कैसे देखते हैं इन दो यात्राओं को आप? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि आसियान में 11 मेंबर स्टेट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के, और ये और ईस्ट तिमोर को छोड़ दें, जो जो छोटा सा आइलैंड है इंडोनेशिया का, जो कि रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन मेजोरिटी आइलैंड था, तो आज से 20 साल पहले यूरोप में दबाव डाल करके उसको अलग देश बनवा दिया था। तो 11 मेंबर हैं, और लगभग सारे के सारे देश चीन से पीड़ित हैं। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, सब तो लाओस है। सबके सब साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से पीड़ित हैं। और ये इन 11 मेंबर स्टेट का ये 11 मेंबर स्टेट का एक एक संगठन है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इस आसियान के 11 देशों का जो टोटल जीडीपी है वो इंडिया से कम है, 3.9 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन मलेशिया एक बड़ी इकोनॉमी है, और मलेशिया हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि इसका जो पाम ऑयल है, इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है इंडिया है। जो आपने नाम लिया महातिर मोहम्मद का, उसको बीच बीच में इस्लाम का कीड़ा काटता था, तो वो कश्मीर के बारे में बहुत बयान देता था। इंडिया ने जो है कहा ठीक है, पाम ऑयल तुमसे हम नहीं लेंगे, तो ये घुटनों पे आ गया था। फिर उसके बाद अब उनकी जो है कश्मीर की बोलती बंद हो गई है। और लेकिन इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया की जो अटल जी के जमाने से जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत इंडिया आसियान का एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और भारत के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका ऑपरेशन कई दशकों से है, कुआलालंपुर में उनका बड़ा ऑपरेशन है। तो अगर 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 इंडिया का यूपीआई वहां शुरू हो जाता है, तो हमारा जो मलेशिया का जो हमारा ट्रेड है, वो कई बिलियन डॉलर का है, उसकी तो उसमें डॉलर पे निर्भरता कम होगी। और वहां पे बड़ी संख्या में जो एक आबादी है, वो भारतीय मूल के लोगों की है, उसमें तमिल हैं, अन्य लोग भी हैं। और वहाँ की आबादी का 10% हिंदू वहां पे हैं। और और अ, और उनकी बड़ी स्पष्ट सांस्कृतिक पहचान है। तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, डी डॉलराइजेशन की दृष्टि से, और चाइना के पैरेलल और चाइना के अगेंस्ट इन छोटे देशों को लेवरेज देने के लिहाज से पीएम की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम ही है कि फिलीपींस से हमारा मिलिट्री टाई अप हो चुका है। भारत उनको ब्रह्मोस सप्लाई कर रहा है, फिलीपींस को। वो भी पीड़ित है चाइना से। वियतनाम से भी हमारे मिलिट्री रिश्ते हैं, और भी देशों से बातचीत चल रही है।
और जो चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के जरिए वो जो उसकी डेड डिप्लोमेसी है उसका शिकार मलेशिया भी बन रहा था, लेकिन बच गया। इंडोनेशिया भी नहीं है। और भारत ने भी जो है वन बेल्ट वन रोड की जो स्कीम में शामिल होने से हमेशा इनकार किया है। तो प्राइम मिनिस्टर की इस लिहाज से ये उनके कार्यकाल की तीसरी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जो और यूएसए से, ब्रिटेन से, 27 मेंबर ईयू से और 4 अन्य जो यूरोपीय देशों का ब्लॉक है, तो ये 32 देशों से जो भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, इसके अलावा 8 और देशों से जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 40 देशों से। तो आज भारत के पास करीब जो है ऐसी इकोनॉमी जिनका टोटल कंबाइंड जीडीपी $50 ट्रिलियन है, उसमें भारत के उत्पादों को फ्री एक्सेस अब मिल रही है। तो इस लिहाज से अब सबको मालूम है कि भारत से केवल अब ट्रेड ही नहीं करना है, अब आपके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अवसर उपलब्ध हैं। और पीएम ने यही बात कही है कि केवल अब ट्रेड की बात नहीं है, अब तो नाउ इट्स टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। हम लोग 140 करोड़ की आबादी के लोग हैं। तो ये जो है ये पाकिस्तान और चीन दोनों को जो है के लिए जो है एक सरदर्द पैदा करने वाली खबर है। और आपको याद होगा आज से करीब 7-8 साल पहले एक नया ग्रुप बना था, आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसमें भी ये सारे देश शामिल थे, लेकिन उसमें जो है डोमिनेंस चाइना की थी और चाइना उसके जरिए अपने उत्पादों को पूरे दुनिया में के बाजारों को बांटना चाहता था। चाइना का बहुत दबाव था कि भारत इसमें शामिल हो, लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। जी। और आखिर में दर्शकों के लिए एक सूचना है, बाबा रामदास जी बताएंगे आपको। हाँ सर, ये बहुत ज़रूरी एक सूचना है कि वज्र घोष कार्यक्रम हम लोग एक सोशल मीडिया समिट करा रहे हैं। ये इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज है, इंदिरापुरम गाजियाबाद में। 24 से ज़्यादा बड़े मूर्धन्य स्पीकर्स, राइट विंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आप इसमें पधार रहे हैं। और कुछ बहुत ही बड़े नाम जैसे कि भाव तोरसेकर जी हैं, संजय दीक्षित साहब हैं, और कंचन गुप्ता जी हैं, ओंकार चौधरी सर हैं, धीरेन्द्र पुंडित साहब हैं, पुष्कर अवस्थी जी हैं, अवनीश पीएन शर्मा जी हैं, संदीप आर.के. सिंह जी हैं, व्यालोक पाठक जी हैं, सुरजीत दास गुप्ता जी हैं। इसके अलावा कुमार श्रीकांत, कर्नल आर.एस.एन. सिंह जी। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि प्रखर श्रीवास्तव, शांतनु गुप्ता जी, अंजू पंकज, मंजरी अग्रवाल, ज्योति सिंह और अनुपम मिश्रा साहब प्रयागराज से पधार रहे हैं। अनुपम सिंह जी हैं, हर्ष कुमार जी हैं। तो बड़े मूर्धन्य स्पीकर आ रहे हैं साहब। संडे 15 फरवरी। बाबा जी आपसे एक अनुरोध है कि कृपया अपने समूह को राइट विंग ना कहें। ये हम अपने समूह को कम्युनिस्टों के संदर्भ से क्यों डिफाइन कर रहे हैं? हम राष्ट्रवादी हैं। राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये आपका यूरोप की औपनिवेशिक धारणा है, ये हमारा आइडिया नहीं है। तो राष्ट्रवादियों का ये महासम्मेलन हो रहा है और प्रवेश निशुल्क है, भोजन की व्यवस्था है, और उस दिन महाशिवरात्रि है, इसलिए बाकायदा व्रत वाले भोजन की अलग से व्यवस्था की गई है। आप बच्चों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, महिलाओं को जरूर लेके आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। आपकी प्रतीक्षा रहेगी। 15 फरवरी संडे, प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। जी, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब आपका भी, बाबा जी आपका भी, और दर्शकों से निवेदन है कि इस समिट में जरूर भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।